हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम सीमा। स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे कुछ 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। मैं आपको बस इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि अभी तक हमने सतत विकास लक्ष्य कर लिए और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कर लिया, ODOP कर लिया, IPR कर लिया। ये हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कृषि, उद्योग और सेवा। कृषि हो गया है, उद्योग और सेवा वाला आज हो जाएगा। कल मैं आपको रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी और गैर वित्तीय बैंक वाला ये करवा दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जिस पे G20, सार्क और आसियान करवाएंगे। हमारा टॉपिक 6 में बचेगा क्या, सॉरी टॉपिक 6 कह रही हूँ, यूनिट 6 में हमारा क्या क्या बचेगा मैं वो आपको क्लियर कर दे रही हूँ। एक तो हमारा बचेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, और सेकेंड होगा मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये वाला, और भारत की विदेशी व्यापार नीति। ये 3 टॉपिक बच रहा है, जिसमें से और एक टॉपिक और है जो है कि शायद 1 मिनट मैं सिलेबस देख लेती हूँ। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, MSME और अधोसंरचना, ये जो हो गए भारत की विदेशी व्यापार नीति अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो बाकी टॉपिक हैं ऊपर वाले, ये आपका बजट आएगा, जब नया वाला बजट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इसमें कि हाँ क्या चेंजेस, क्योंकि वो बजट से ही क्वेश्चन बनाते हैं। उसके अलावा आप कहीं इधर का कुछ भी पढ़ लो, आपको नहीं आने वाला, वो बनेगा ही नहीं, आपका वो बजट से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, विदेशी व्यापार नीति अगर मैं पढ़ती हूँ तो डेफिनेटली मैं आपको पढ़ा दूँगी। इसके लिए मैं अभी नहीं बोली, क्योंकि अभी मुझे ये ना कहीं ढंग से नहीं मिला है कि मैं जहाँ से अच्छे से पढ़ सकूँ और आपको दे सकूँ, इसलिए मैं उस पर अभी नहीं कर रही हूँ। लेकिन वित्तीय संस्थाएँ और G20, सार्क और आसियान, ये आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं 5 तारीख से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुद भी और आप लोगों को भी एक डेली टारगेट दूंगी, जिसमें कि हम परीक्षा धाम और यूनिट 10, ये 2 चीज़ लेके चलेंगे। पहले यूनिट 10 तो मैं आपको बढ़ाऊंगी, और प्लस परीक्षा धाम का मैं आपको क्या बोलते हैं, एक मतलब डेली वाइज हम टारगेट रखेंगे कि हम इतना पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। उस टाइम तक मैं, देखिए अभी मेरे पास टेलीग्राम वगैरह नहीं है, मैं टेलीग्राम बना लूँगी लिंक, जिस पे कि मैं आपको दे दूँ ताकि आप ऐड हो सको, और वहाँ से हम ये चीज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ हम लूसेंट के करेंगे, लूसेंट के वो टॉपिक ही करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। और उसके साथ में घटना चक्र, घटना चक्र में हम जो भारत का भूगोल है और भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है वो घटना चक्र से करेंगे। उसका पर्टिकुलर जो टॉपिक मैं आपको बोलूँगी कि हम ये करते हैं, जैसे कि कल हम संविधान सभा करते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम पे जो घटना चक्र का वो होता है, मेन पेज होता है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी और इसमें बोलूँगी ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि घटना चक्र भी हमें कोई पढ़ना बताता नहीं, कोई टीचर नहीं बताते, सारे टीचर बोल देते हैं आप घटना चक्र जाके क्वेश्चन लगा लो। एक्चुअली घटना चक्र का जो पहला पेज होता है ना, वो सारे क्वेश्चन का मिक्सचर होता है। सारा क्वेश्चन उस फर्स्ट पेज पे ही लिखा होता है कि ये चीज़, आप जब कभी भी घटना चक्र पढ़ो, उस फर्स्ट पेज को अगर आप पढ़ के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको वही चीज़ मिलेगा। तो हम ये ना 5 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 या 6 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आप जिसको भी सच में अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिसको भी हेल्पफुल लग रही होगी कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ अच्छा मिल रहा है। देखो यार, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही हूँ एज कि मैं टीचर हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं बस जो याद कर रही हूँ वो चीज़ मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप याद करो। क्योंकि अगर ये डेफिनेटली मुझे पता है यार, इस चीज़ को बार बार पढ़ के ही सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ तो जब हमें याद ही नहीं होगा तो हम कुछ भी कर लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला, 80 नंबर नहीं आने वाले। जिनके 80 नंबर आ रहे हैं वो बहुत सारा याद कर रहे हैं, बहुत सारा रट रहे हैं, तो हमें वो रटने पे काम करना है। तो हम एक तो ये जो परीक्षा धाम वो, प्लस यूनिट 10 और यूनिट 9, तो पहले मैं 9 नहीं लूँगी, पहले मैं 10 लूँगी। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना पर्टिकुलर कि हाँ हमें ये चीज़ याद हो गई है, फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो यार देखो, हम एक अपनी ना छोटी सी कम्युनिटी बना सकते हैं, जिसमें जिसको भी अच्छा लग रहा हो वो ऐड हो सकता है। और एक चीज़ और, आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ये होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगी वो आपके पास आ जाएगा। ये इससे बेनिफिट, देखो मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे कमेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसे नहीं बनाने हैं, मतलब श्योर। और टेलीग्राम पे भी अगर आप आओगे ना
तो बस एक हेल्दी ग्रुप बनाना है जिसमें मैं उन लोगों को ही जेन्युइनली चाहती हूँ जिनको सच में पेपर देना और उनको निकालना है। मैं चाहूँगी कि वही ऐड हो। यहाँ ना मुझे आपसे कोई फ़ीस चाहिए, ना ही मुझे आपसे कुछ भी चाहिए। अभी अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मुझे खुद ही अपने पेपर पे फोकस लगाना है। चूँकि मैं अपना मेंस भी पढ़ रही हूँ और मैं अपना प्री भी पढ़ रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ वो लोग जुड़ें जो सच में, जिनको पेपर देना है, निकालना है। तो हम इस पे ना अपना काम कर सकते हैं। ये चीज़ हम करेंगे 5 तारीख से, क्योंकि मैं 2, 3 और 4 मैं रहूँगी नहीं, बट हाँ, जो भी वीडियोस होंगी वो आपको मिलेंगी, वो आएंगी। मैं ये 3 दिन अवेलेबल नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं आपको बता ही देती हूँ कहाँ जा रही हूँ। मैं एक मेडिटेशन प्रोग्राम में जा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे बोलना नहीं होता है, तो ये 3 दिन मैं नहीं रहूँगी। 5-6 से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बोलूँगी। तब मैं टेलीग्राम बनाऊँगी, तो जिसको भी ऐड होना होगा वो ऐड होगा। कोई कंपलसरी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है यार। बस हम साथ में मिलके करते हैं, 80 नंबर प्लस लेके आते हैं। देखो, पढ़ाने के लिए ना आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जा रहे हैं जहाँ आप जाके देख सकते हो, पढ़ाते हैं। बट जेन्युइनली कोई वैसा नहीं मिलता जो हमें ये चीज़ बोले कि यार ये चीज़ याद कर लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं बस अपने वही नोट्स आपको शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद बार बार पढ़ूंगी, और मैं चाहूँगी कि यार जिसको सच में सिलेक्शन लेना है वो देखे, पढ़े और सिलेक्ट हो। अगर कोई किसी एक का भी सिलेक्शन होगा ना, मतलब मेरी अगर थोड़ी सी एफर्ट्स काम आएंगे ना किसी को, तो शायद मुझे अच्छा लगेगा यार। मैं बस इसलिए अपनी खुशी के लिए मैं कर रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। औद्योगिक, और सॉरी अगर अब मैंने आपका 6 मिनट लिया है, बट कोई बात नहीं, ये बात करना भी ज़रूरी था। अगर मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी या फिर आपको कुछ बताऊँगी नहीं कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको भी इंटरेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उद्योग, विनिर्माण, उसके बाद सेवा। सेवा बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको कि ये जो MSME है, हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमने पढ़ा था ना कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके विकसित भारत के कितने पैमाने हैं, तो उसमें 4 पैमाने थे, ठीक है। 4 पैमानों से हमने कृषि पढ़ लिया, ठीक है, MSME और निवेश और निर्यात। ये जो होगा ये हम पढ़ेंगे अपने बजट में, जब आर्थिक सर्वेक्षण बजट आ जाएगा। जब भी मैं पढ़ूंगी या मैं बनाऊंगी उस चीज़ को, मैं डेफिनेटली आप लोगों को दूंगी, हम साथ में मिलके पढ़ेंगे। अभी हम सेकंड कर रहे हैं अपना उद्योग, तो इसको हम देखते हैं। अब देखो, इसमें एक चेंजेस हुआ है कि MSME जो था ना, उसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जो होता है उसके हिसाब से अलग अलग कर दिया है। तो मे भी ये शायद पूछ सकता है, क्योंकि MSME वगैरह हमारे में लिखा है, तो पूछ सकता है। उद्योग का मतलब यार वो पूछेगा। तो देखिए, पहले क्या था, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती थी उनके लिए 1 करोड़ था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब उसको बढ़ा के 2.5 कर दिए हैं, ठीक। और टर्नओवर जो था, पहले था कि 5 टर्नओवर रहेगा, 5 करोड़ टर्नओवर रहेगा, इतना रहेगा, तो आप माइक्रो में गिने जाओगे। लेकिन अब 10 कर दिए हैं। वैसे स्मॉल में देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो 10 था, अब 25 कर दिया गया है। टर्नओवर में जो पहले 50 होता था, अब उसको 100 कर दिए गए हैं। मीडियम का है कि 50, अब उसकी जगह पर 125, और टर्नओवर 250 से 300 तक का कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया MSME का। ये आप याद कर लेना, क्योंकि मे भी आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। मेन टेबल की 1 से 2.5 कर दिए हैं, 10 से 25 कर दिए इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ याद होगी ना, आप वहाँ पर टिक कर लेके जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी रेडी रिपोर्ट, जो बिजनेस रेडी रिपोर्ट भी कहते हैं, ये हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो था ना, उसकी जगह पे बी रेडी बिजनेस रिपोर्ट आई है। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है। लॉन्च इन द सेंस कि अभी तक इसने अपना कुछ भी प्रोडिक्शन नहीं दिया है कि कौन सा देश अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। बस अभी ये स्टार्ट हो गया कि हम इसको स्टार्ट करेंगे। 2024 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और इसके आयाम जो हैं वो 10 आयाम है, ठीक है। 10 आयाम है, हाँ आयाम ही है, 10 रैंक नहीं दिया जाएगा। और अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, तो फिर देखते हैं, जब बिजनेस बी रेडी रिपोर्ट आएगी तो हम लोग को पता ही चल जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पे बी रेडी रिपोर्ट आई है, तो किसके लिए है ये? बिजनेस पे आधारित रिपोर्ट है, बस आपको ये याद रखना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हम देखते हैं, ठीक है, जिसको NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशन किया जाता है। इसमें 8 उद्योग होते हैं जिनको हम 8 कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे दे देगा कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो रिफाइनरी है, बिजली है, स्टील और इस्पात दोनों एक ही हैं, कोयला है,
कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है और उर्वरक है। ठीक है, उर्वरक मोस्टली हम भूल जाते हैं कि उर्वरक भी होगा क्या 8 कोर इंडस्ट्रीज में, तो उर्वरक याद रखिएगा। सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी, बिजली, स्टील और कोयला, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं भारत के उद्योगों में कारखाने देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट या पूछ लेगा, मोस्टली वो फर्स्ट ही पूछता है कि कहाँ पे था कहाँ पे नहीं था, और या फिर या तो करंट का उठा के पूछता है, और करंट को वो पूछेगा तो एमपी से ज़्यादा पूछता है, वैसे नहीं पूछेगा। भारत का वो पहला ही पूछेगा। तो हम सूती वस्त्र उद्योग देखते हैं। इसकी फर्स्ट आधुनिक सूती मिल जो है वो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी। ठीक है, वो फोर्ट ग्लास्टर का है कोलकाता में था, जो कि असफल रही, वो इंडस्ट्री चली ही नहीं। ठीक, फिर 1854 में हमने बॉम्बे में लगाया कवासजी और नाना भाई डाबर के द्वारा। ठीक है, कवासजी और नाना भाई डाबर ने मिल के मुंबई में 1854 में सूती वस्त्र उद्योग लगाया, जो कि सफल रहा। मतलब 1857 की क्रांति से पहले ही हमारे यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये देखिएगा। नेक्स्ट, जूट उद्योग। जूट उद्योग 1855 में फर्स्ट कारखाना सिरसा बिहार में लगा था। ठीक है, मतलब ये सब 1857 की क्रांति से पहले चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग फर्स्ट मिल इसकी 903 में लगी थी, सारण बिहार में लगी थी, तो ये याद रखिएगा। सॉरी 903 कह रही हूँ, सॉरी 1930। ठीक है, फर्स्ट चीनी उद्योग फर्स्ट मिल 1903 सारण बिहार में। कागज उद्योग फर्स्ट 1879 लखनऊ में, कागज सबसे पहले लखनऊ में। ठीक है, सीमेंट फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री 1904 चेन्नई में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी देखते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1907 में हुई थी, जमशेदजी टाटा जी द्वारा। ठीक है, सकाची जमशेदपुर, ये सकाची जो है वो झारखंड में जमशेदपुर में। ठीक है, पिग आयरन 1911 से स्टार्ट हो गया था इसका उत्पादन, और 1912 से स्टील का उत्पादन हो गया था। ठीक है, पिग आयरन क्या होता है? वो कच्चा लोहा होता है। नेक्स्ट, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी देखते हैं। इसकी स्थापना 1874 में कुल्टी वेस्ट बंगाल में हुई थी। ठीक है, बंगाल आयरन, इसका जो आयरन इंडियन आयरन स्टील कंपनी जो है, इसका जो पुराना नाम था ना वो बंगाल आयरन वर्कर्स था। ठीक है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 1918 में आया। ठीक, इसमें विशेष ये है कि वर्तमान में इसको सेल में विलय कर दिया गया है, जो सेल कंपनी है ना उसमें इसको मर्ज कर दिया गया है। इसको देखते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, 1923 में ये मैसूर आयरन एंड स्टील के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना भद्रावती कर्नाटक में हुई है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये भद्रावती कर्नाटक, ये शायद यूपीपीसीएस में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें किसका विलय हुआ था? इसमें हमने ऊपर दिखा था, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी का सेल में विलय हो गया था। अब हम सेल देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 1973-74 में हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1973 में। 73 याद रखिएगा, इस टाइम पे हमारा पंचायत वाला आता है, पंचायत, सॉरी 73 पंचायत नहीं आता, वो 73 मुझे आर्टिकल याद था, 73 और 74, तो मैंने उससे याद किया हुआ था। ठीक है, 1973। इसके अंतर्गत कई स्टील प्लांट शामिल होते हैं, जैसे कि भिलाई, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है, और इसको बनाने में जो सहयोग दिया था उस टाइम का यूएसएसआर था, जो कि आज का रसिया है। ठीक है, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। ये पूछ लेता है कि आपको ये दे देगा कि दुर्गापुर कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए वेस्ट बंगाल में। तो दुर्गापुर स्टील अथॉरिटी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया था। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। बोकारो की स्थापना के लिए किसने हेल्प किया था? तो यूएसएसआर ने किया था। ठीक है, वैसे राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। इसका हेल्प कौन किसे किया था? तो जर्मनी ने किया था। बर्नपुरा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी कि कौन प्लेस कहाँ पे है। जैसे भिलाई स्टील इंडस्ट्री कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में, बोकारो झारखंड में, बर्नपुरा वेस्ट बंगाल में। एल्यूमिनियम उद्योग देख लेते हैं अब हम। ठीक है, अब पहले हम ऊपर स्टील वाला देख रहे थे, अब हम एल्यूमिनियम देख लेते हैं, जिसको हिंडोल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई, लेकिन इसका प्रारंभ 1962 से हुआ। इसका जो मेन है
वो रेणुकूट यूपी में। हिंडाल्को कहाँ है ये याद रखेंगे, रेणुकूट यूपी में। वो पूछ देगा और सही जोड़ी लगाने के लिए दे देगा। एक तरफ को आपको हिंडाल्को, नाल्को, ये बाल्को, ये सब दे देगा और दूसरी तरफ आपको दे देगा और प्लेस कहाँ पे है, यूपी में है, बिहार में है, वहाँ का ये नाम याद रखिएगा, रेणुकूट बिहार, सॉरी रेणुकूट यूपी। या थोड़ा सा बोलने में अगर टंग स्लिप हो जाती है तो माइंड मत करना, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही कर लूँ। नेक्स्ट देखते हैं नाल्को। नाल्को एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है, ठीक है। इसकी स्थापना जनवरी 1981 को ही है। हेडक्वार्टर इसका भुवनेश्वर में है, ठीक है। सहायक कौन है, कोरापुट और अंगुल, ठीक, ये भी भुवनेश्वर में ही है। भुवनेश्वर आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन देखते हैं। स्थापना इसका 1965 में हुआ है। कोरबा छत्तीसगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। 2001 में निजीकरण, अब निजीकरण इसका कर दिया गया 2001 में। अब ये वेदांता के पास है, ठीक है। तो बाल्को याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। माल्को देख लेते हैं। माल्को मद्रास में है, मद्रास एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। 1965 में बना था। मेट्टूर तेलंगाना, तमिलनाडु, मेट्टूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। इंडाल्को वर्तमान में हिंडाल्को के अधीन है। तो इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है कि हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को कहाँ था हमारा, रेणुकूट यूपी में था, उसमें ये मर्ज हो गया, उसके अधीन हो गया। नोट पढ़ लेते हैं कि जमशेदजी टाटा फर्स्ट सबसे बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने आयरन एंड स्टील में न केवल काम किया था वरन पूंजी गहनता पर ध्यान दिया था। इस कारण इन्हें भारत का स्टील मैन कहा जाता है। इसमें बस याद रखिए कि भारत का स्टील मैन किसे कहा जाता है, तो जमशेदजी टाटा को कहा जाता है, ठीक है। 2017-18 में एमपी और गुजरात इसके विनिर्माण क्षेत्र में सर्वोपरि थे। किसके विनिर्माण क्षेत्र में, तो एल्यूमिनियम के। अभी हम एल्यूमिनियम उद्योग देख रहे थे, तो उसके निर्माण में ये एमपी और गुजरात सर्वोपरि हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं महारत्न कंपनियाँ। पहली बात तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न होते हैं, ठीक है। तो महारत्न की शर्त क्या है वो देख लेंगे, नवरत्न की शर्त क्या है वो देख लेंगे। मिनी रत्न उतना नहीं पूछता है तो इसे हम नहीं देखेंगे। हम मोस्टली महारत्न को याद करेंगे और नवरत्न के सिर्फ शर्त देख लेंगे कि किस बेस पे किसी भी कंपनी को महारत्न और नवरत्न कहा जाता है। तो देखते हैं महारत्न, कौन सी कंपनी को महारत्न बनाते हैं। पहली तो जो कंपनी नवरत्न होगी वही आगे चल के महारत्न बनेगी, ठीक। शेयर बाजार पूंजी में वो कंपनी सूचीबद्ध होगी। उसका जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से अधिक होगा। नेटवर्थ जो है उसकी वो 15,000 करोड़ होगी, ठीक। उस जो भी ऐसी कंपनी होगी उनको हम ऐड करेंगे महारत्न कंपनी में। नेट प्रॉफिट जो होगा उसका 5,000 करोड़ होगा। अंतर्राष्ट्रीय उसको पहचान मिली होगी। और अभी कितनी महारत्न कंपनियां हमारे पास, तो 14 महारत्न कंपनियां हैं। अब नवरत्न को देख लेते हैं कि नवरत्न को किस में शामिल किया जाता है, तो कौन सी कंपनी है जिसको नवरत्न श्रेणी में डाला जाता है। तो मिनी रत्न की ए श्रेणी में डाले जाते हैं। मिनी रत्न की देखो 2 श्रेणियाँ होती हैं, ए और बी। बी अपग्रेड होके ए में जाती है, ए बनती है नवरत्न, नवरत्न बनती है महारत्न। तो जो मिनी रत्न की ए श्रेणी की कंपनी होती है उसको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्ष तक उसने वेरी गुड या एक्सीलेंट रेटिंग पाई हो तो उसको नवरत्न में डाल देते हैं, ठीक है। वित्तीय मानदंडों में कम से कम 100 में से वो 60 अंक प्राप्त किए। अगर उनका वित्तीय मानदंड लगा जाए कि इसने कितना कमाया है, इसके आधार पर हम इसको नंबर देते हैं, अगर वो 100 में से 60 पा रही है तो वो नवरत्न बनेगी। और वर्तमान में भी 26 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। 14 महारत्न है, 26 नवरत्न है। एमपी में ऐसी कौन सी महारत्न कंपनियां जो हमारे एमपी में सिचुएटेड हैं बट उनका हेडक्वार्टर एमपी में नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसकी नींव 1956 में पड़ी थी, ठीक है। 1956 मतलब 50 के दशक में, ठीक है। 50 + 6 65 1965 में बना था, ठीक है। हैवी इलेक्ट्रॉनिक, पहले इसको हेल कहते थे, फिर उसमें बी जोड़ दिए तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बन गया, ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी, इसकी नींव तो 1965 में पड़ गई थी, लेकिन जब ये पूरा बन के तैयार हुआ, स्टार्ट हुआ, तो तब उसकी स्थापना मानते हैं। उसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 से हुई,
जो हेल थी उसको भेल में विलय कर दिया गया 1974 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सहयोग ब्रिटेन के सहयोग से ये बना है, ठीक। इसका सहायक उपक्रम विभाग जो है हमारे भोपाल में, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। महारत्न का दर्जा इसको 2023 में मिला है, ठीक है। और ये इसकी विशाल विनिर्माण इकाई है भेल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसमें। एक तो ये महारत्न कब इसको दर्जा मिला, 2013 में। इसके सहायक उपक्रम विभाग कहाँ है, हमारे भोपाल में। किसके सहयोग से बनी है, ब्रिटेन के। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 13 नवंबर 1964 में हुई। पहले इसको हैवी इलेक्ट्रॉनिक बोलते थे, फिर 1974 में इसको भेल में मर्ज कर दिया गया, तब इसको भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक बोलने लगे, ठीक है। इसकी नींव 1956 में ही पड़ गई थी, तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई। इसको महारत्न का दर्जा 2010 में मिल गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। विशेष इसमें क्या है कि जो हमारा विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है और अन्य राज्य के थर्मल पावर स्टेशन में इसका योगदान दे रहा है। ये अपना एनटीपीसी जो हमारे विंध्याचल वाले में भी ये सहयोग कर रहा है और अन्य राज्यों का तो सहयोग करता ही करता है। राज्य के तापीय ऊर्जा संयंत्रों की इकाई के संरक्षण और विद्युत उत्पादों को बढ़ावा देने में, ऑब्वियस बात है, विद्युत उत्पादन ही कर रहा है तो विद्युत उत्पादन का ही बढ़ावा देगा, ठीक है। हम यहाँ इसे क्यों पढ़ रहे हैं कि क्योंकि ये हमारे विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन को भी हेल्प करता है, इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। पहला तो ये याद रखिएगा, महारत्न 2010 में। भेल को महारत्न कब बनाया था, 2013 में, बट इसको पहले बना दिए गए थे एनटीपीसी को 2010 में, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, भेल का भी हेडक्वार्टर दिल्ली में था। ये 1975 में इसका गठन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका भी हम नोट देख लेते हैं कि ये हमारे यहाँ कहाँ काम कर रही है एनटीपीसी, जिसको हमें पढ़ना पड़ा है। तो ये है कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, जो कि 1965 में, जो कि हमारा सुहागपुर कोयला क्षेत्र है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र आपका कहाँ है, शहडोल में है। और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पड़ता है, अनूपपुर में पड़ता है, ठीक है। के विकास में एनटीपीसी ने योगदान दिया। हालांकि यह पुरानी, यहाँ पे 4 इकाइयाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बाकी इकाइयाँ हैं उसको एनटीपीसी सहयोग दे रहा है, जिस वजह से हम एनटीपीसी को पढ़ रहे हैं। किसको सहयोग दे रहा है, तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, जो कि 1965 में बना था सुहागपुर कोयला क्षेत्र के विकास में। सुहागपुर कोयला क्षेत्र आपका शहडोल में, ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र का संचालन कौन करता है, ये भी याद रख लिया जाता। तो एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, MPPGCL करती है, ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र का संचालन कौन करता है, तो एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड करती है, ये चीज़ याद रखिएगा। गेल पे तो यार यहाँ पे ना मुझे कुछ मैं याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ाने के लिए बहुत सारे हैं, तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि आज 5 पेज हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा लंबी ना जाए। और जो मैं बोल रही हूँ आप 2-4 बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, बस मैं ये चाह रही हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, अगस्त 1984 में हुई। महारत्न इसको कब बनाया गया, 2013 में महारत्न बना, ठीक है। और एनटीपीसी हम कब देखे थे, 2010 में देख रहे थे। और भेल कब हम देख रहे थे, 2013 में। तो गेल और भेल ये 2013 में महारत्न बनी है, ठीक है। और गेल की स्थापना 1984 में हुआ है। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी तक हमने भेल देखा, एनटीपीसी देखा, गेल देखा, तीनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। विशेष क्या है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में इसका योगदान है, ठीक है। और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो विजयपुर है ना, ये हमारे गुना से होके जाता है। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में इसका योगदान है, इसलिए गेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक। अब नवरत्न देखिए, ये एक नवरत्न कंपनी जो है जो हमारे यहाँ एमपी में योगदान देती है। NMDC मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये महारत्न नहीं है, ये नवरत्न है। इसको याद रखिएगा कि 4 महारत्न कंपनियों के नाम दे देगा, जो कि हमारे जैसे कि मान लीजिए भेल दे दिया, एनटीपीसी दे दिया, गेल दे दिया और NDMC दे दिया, ठीक है। उसमें पूछ लेगा कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि NMDC नवरत्न कंपनी, और ये तीनों हमारे एमपी में सर्विसेज दे रही हैं, इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ये नवरत्न कब बनी? 2008 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये क्या कर रही है? ये एमपी में तांबा और हीरा खनन में योगदान दे रही है। तो ये याद रखिएगा, जो हीरा खनन वाली कंपनी है और जो तांबा खनन वाली कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो हैदराबाद में है और वो एक नवरत्न कंपनी है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि वो परेशान करते हैं। ये 3-4 देंगे और उसमें से एक पूछ लेंगे ये कौन सा। अन्य महारत्न कंपनियां देखिए, एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन फैक्ट था वो हमने ऊपर पढ़ लिया। तो ये अगर मैं ना स्किप, मैं सोच रही हूँ स्किप कर देती हूँ। आप खुद रीड करना है यार, बस एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। इससे क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनना, बस आप वैसे महारत्न कंपनियाँ तो कहीं भी देख लोगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी, वही ठीक है। नवरत्न परियोजना कब से स्टार्ट हुई? तो 1979 में स्टार्ट हुई थी। नोट, प्रदेश में एवं देश के सभी लघु उद्योग को बढ़ावा देने होती 1990 के अधिनियम के द्वारा अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना की। तो एक सिडबी को ना हम अपने उसमें भी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, जो बैंकिंग वाला है ना उसमें भी पढ़ेंगे। तो सिडबी का दो चीज़ याद रखिएगा जो पूछता है। एक तो ये सिडबी क्या काम करती है? ये लघु उद्योग को बढ़ावा देती है, ठीक है, इनके लिए पैसे अरेंजमेंट वगैरह करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, क्योंकि ये हेडक्वार्टर हमें 3-4 मैंने पेपर में देखा कि हेडक्वार्टर सिडबी का पूछ देगा कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में समावेशी विकास और औद्योगिक संवर्धन हेतु हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो न्यू दिल्ली में मनाया गया। कहाँ? भारत मंडपम में। कब से कब हुआ? 4 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में हुआ, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी ग्रामीण विकास। तो ये याद रखना कि ग्रामीण का विकास हम कहाँ कर रहे हैं? हम न्यू दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। कब कर रहे हैं? हम जनवरी में कर रहे हैं। मतलब 2025 के स्टार्टिंग होते होते ही हमने बोला कि हम सबसे पहले ग्रामीण विकास करेंगे, ग्रामीण भारत महोत्सव मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे? जो नया भारत मंडपम बना है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इसकी थीम भी हम क्या रख रहे हैं कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी ग्रामीण विकास, ठीक। तो आपको याद हो गया होगा। विकसित भारत 2047 स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को विकसित करने हेतु इसे लाया गया। विकसित भारत, ऑब्वियस सी बात है विकसित भारत, तो क्योंकि मोदी जी बोले थे कि 2047 तक जब 100 वर्ष हो जाएंगे देश के तो हम विकसित हो जाएंगे, तो उसी पे ये सब चल रहा है, ठीक है। इसमें अंतरिम बजट 2024 निर्मला सीतारमण जी ने स्टार्ट किया था। 4 स्तंभ में गरीब, युवा, ज्ञान, मैंने नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ था। गरीब, युवा, किसान और महिला, ठीक है, ज्ञान वाला। ये कृषि वाले में मैंने करवाया था। नीतियाँ देख लेते हैं क्या क्या इनके लक्ष्य रखे गए हैं 2047 तक की। भू स्थानिक नीति 2022 में, देखिए ये भी पूछ लेगा कि कौन सी नीति कब आई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भू स्थानिक नीति 2022 में आई है। अंतरिक्ष नीति 2023 में आई है। बायो E3 नीति 2024 में है। बायो से याद रखे बायो मैग्निफिकेशन, ई से याद रखे इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। E3 का मतलब है E3, 3 E, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। कब आया? 2024 में। अंतरिक्ष 2023 में हम ला दिए। भूस्थानिक हमने 2022 में ला दिया। आगे का लक्ष्य देख लेते हैं क्या। देखिए लक्ष्य से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर फालतू तो मैं अगर ज्ञान देने चलो उद्योग ये है वो है, कुछ नहीं आने वाला यार, वहाँ से कुछ पूछता ही नहीं। उसको फैक्ट चाहिए, फैक्ट आप पढ़ो, बात बन जानी है आपकी। 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, ये एक हमारा लक्ष्य है, ठीक है। और जीवन प्रत्याशा को हमको 89.8% करते, तो 89 याद रखना कि 89% हमें कब तक जीवन प्रत्याशा अपनी उम्र बढ़ाने ली है? 2047 तक, ठीक है। और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है हमें, ठीक। बस लास्ट फटाफट देखो मैं भाई, चलिए 2047 तक एक लक्ष्य और है कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसको समाप्त करना। देखिए हमारे यूनिट 7 में सिकल सेल एनीमिया दिया हुआ है। मैं इसको भी करवा दूँगी, क्योंकि ये सारा टॉपिक मेरे पास बना है, मैं बस धीरे धीरे करके आपको देती जाऊँगी। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन प्राप्त करना है। देखिए ये कोई सा भी टारगेट ना आपको दे देगा कि 2070 तक हमें क्या अचीव करना है, नेट जीरो।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सिकल सेल वाला भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको तो पता ही होगा कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो हमारे शहडोल से ही मोदी जी जाके बोले थे कि इसको समाप्त करना है 2047 तक, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम सेवा क्षेत्र देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र में देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी होता है ये आपके क्या बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से ही पूछते हैं। तो ये देखते हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्र में अगर कहानी बनाने जाएंगे तो फिर बहुत सारे टीचर कहानी बना के सुना रहे हैं, आप सुन सकते हैं। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है, ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। और जिसकी अभी वृद्धि दर जो है वो 6% रही है, ठीक है। लगभग 55% ये सेवा क्षेत्र हमारे जीडीपी में योगदान देता है, ठीक। आईएमएफ के अनुसार अगर देखा जाए तो 2020 और 21 में हमारी जो जीडीपी दर थी वो 7.7% थी। वहीं अगर 2024 में हम देखेंगे तो 6.4% हो गई है, ठीक है। उसमें भी सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का ही था। ये सेवा का फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। फालतू वो नहीं पूछने वाला कि सेवा क्या है ये वो, उसके पास टाइम नहीं है। भारत 2023-24 और 2024-25 में कुल व्यापार घाटे को कम करने में भी किसका मुख्य भूमिका रही है, तो सेवा निर्यात की ही मुख्य भूमिका रही है। जो हम सेवाएं प्रदान करते हैं दूसरों देशों में जाके, वहाँ से जो हमें रेमिटेंस मिलते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा हेल्प की है हमारे व्यापार घाटे को कम करने में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सेवा की भूमिका कहाँ कहाँ है। फर्स्टली तो सेवा की भूमिका यहाँ दिख रही है कि व्यापार घाटा कम कर रहा है, ठीक है। और जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया, 55% दिया है, ठीक। उसके बाद 6% की वृद्धि भी दे रहा है, और 6 पॉइंट जो हमारी जीडीपी बढ़ी है ना 7.7, और 2024-25 में 6.4 रही है, उसमें भी सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का ही योगदान है आईएमएफ के अनुसार। आईएमएफ ऐसा कह रहा है, देखिए इस चीज़ को ना हम अपने मेंस में भी डाल सकते हैं कि आईएमएफ ने ऐसा कहा है। 2024-25 सेवा निर्यात 11.6% की वृद्धि हुई है 24-25 में, ठीक है। सेवा क्षेत्र को पुराना युद्ध का घोड़ा भी कहा जाता है। मतलब ऐसा है कि ये आपको कभी हारने नहीं देगा, ये हमेशा आपको जितवाएगा ही, चाहे हमारी इकोनॉमी कितनी भी डाउन हो, लेकिन सेवा क्षेत्र उसके ऊपर ही लेके जाएगा, ठीक है। और ये 30% रोजगार भी देता है, ठीक है। रोजगार में भी 30% का योगदान देता है, इसलिए हमें याद रखना है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का जो ये अदर्स फैक्ट है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सेवा खत्म हो गया, उसके बाद अदर फैक्ट्स हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। एक तो है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 39 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बीपीओ केपीओ क्या होता है, तो बीपीओ है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब ये गिग वर्कर्स है। गिग वर्कर्स आपको बता दूँ तो ये जो जोमेटो स्विगी वाले होते हैं ना, वैसे ये गिग वर्कर्स हैं, क्योंकि ये अपने कुछ टाइम के लिए ही अपना काम सर्विस देते हैं, उसके बाद ये चाहे तो जब मन करे छोड़ सकते हैं, चाहे तो देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। वैसे बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस, ये बिजनेस के बारे में बताते हैं, ये बिजनेस को बढ़ाने के नॉलेज के बारे में बताते हैं। तो ये इनका बस कभी बीपीओ और केपीओ पूछ लिया तो याद रखिएगा। गिग वर्कर्स ऐसे कर्मचारी जो वर्ष में नियत अवधि तक सेवा प्राप्त करते हैं या नौकरी करते हैं। यह असंगठित क्षेत्र होता है, ये हम सबको ही पता है गिग वर्कर्स क्या है। अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सा चीज़ है यार, सबको पता होगा। अब देखते हैं आयात और निर्यात, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारा आयात में क्या था कि 6.9% और निर्यात में 6 यह याद रखिएगा कि वो पूछ लेगा कि आयात में भारत का कितना वृद्धि हुआ है, तो आयात में 6.9% है, निर्यात में 6 है, ठीक है। अर्थात 0.9% व्यापार घाटे में हम लोग रहे हैं, ये याद रखिएगा। व्यापार घाटा वाला तो याद ही रखिएगा, भले आयात और निर्यात याद नहीं रहे, बट व्यापार घाटा याद रखिए कि व्यापार घाटा भारत का कितना है, 0.9%। 2023 के अंत में भारत का ऋण अनुपात जीडीपी का कितना था, तो 18.6% था, और वहीं 24 और 25 में देखेंगे तो वो 19% बढ़ गया है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हम जो बाहर से ऋण लेते हैं ना, बाहर से किसी भी देश से जाके जो हम ऋण ले रहे हैं, वो जो ऋण अनुपात है वो 24-25 में कितना हो गया, 19% हो गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। जीडीपी का बाहर ऋण 23 में वही 18.6 और 24-25 में 19 विदेशी मुद्रा भंडार देख लेते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 700 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार में भारत चौथे नंबर पे है, ये याद रखिएगा कि हम चौथे ऐसे देश हैं जिन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार
बढ़ाया है। जैसे फर्स्ट अमेरिका हो गया आपका, रशिया हो गया, चाइना हो गया, फोर्थ हम है, भारत है। ठीक है, कितना है हमारे पास? $700 बिलियन, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका होता है सेवा समाप्त, उद्योग हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया ये। अब देखिए यार, इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल। मतलब टाइम वेस्ट यार, पर्सनली एज अ स्टूडेंट मैं बता रही हूँ कि ये फैक्ट पूछते हैं, और ये फैक्ट बहुत कम टीचर हैं जो आपको बता रहे हैं एक्चुअल में कि ये चीज़ पढ़ लो, यहाँ से हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी कहीं से पढ़ के आ रही हूँ तो भी मैं आपको दे रही हूँ। बस आपको है कि ईज़िली आपको मैं दे रही हूँ, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर तो यहीं से आने वाला है। आप देख लेना, जब आपका पेपर आएगा आप मिलाना, यही फैक्ट पूछते हैं और हम सोचते रह जाते कि यार हमें तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो मैं तो चाहूँगी आप यूज़ करो। अगर मुझे इन फ्यूचर कभी मिला होता तो मैं कर ली होती, बट कोई नहीं, छोटा सा एक योगदान है। अगर कोई एक इंसान की भी ज़िंदगी में 1% भी चेंज आता है तो इट्स वर्थ इट फॉर मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।